उसकी जगह अव्वल खान का एक मुसल्ला आदमी बंद फाटक के करीब जमकर खड़ा हो गया। रेस्ट हाउस में रुके रहने वाले तीनों अफराद सब कुछ चाल देने के लिए बेचैन थे, लेकिन हमारे करीब मंडलाते हुए अव्वल खान के आदमियों की वजह से खुलकर सवालात नहीं कर पा रहे थे। पहले अव्वल खान की कार की डिक्की खोलकर मोतीलाल को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया तो उन तीनों की आंखों में हैरत उमड़ आई और गजाला अपने तजस्सुस पर काबू न रखते हुए पूछ ही बैठी, ये कौन है? आज का अहम तरीन शिकार मोतीलाल। वीरा ने मानी खिज लहजा में कहा, तो क्या इसके अलावा भी कोई और पकड़ा गया है? गजाला ने वीरा के जवाब से एक और सवाल पैदा कर लिया। वो दूसरी गाड़ी में बंद है। वीरा ने दूसरी कार की तरफ इशारा करके कहा। अव्वल खान की हदायत पर मोतीलाल के दोनों हाथ पुष्ट पर यकजा करके बांध दिए गए थे और मुंह में इतना कपड़ा ठूंस दिया गया था कि वो होश में आने के बाद गैर जरूरी शोरगुल बर्पा न कर सके। अब इन कैदियों का ठिकाना बताओ, मैंने जहांगीर से कहा। यहाँ इनकी खातिर मदारत करनी होगी। फैक्ट्री में महफूज कमरों की कमी नहीं है, लेकिन इन्हें अपने करीब रखना चाहो तो मेरे दफ्तर का बाथरूम भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 कैदियों के लिए वो कुशादा जगह है। जहांगीर ने पेशकश की। इसी असना में प्रताप अधिकारी को भी निकाल कर बांध दिया गया। जब अव्वल खान ने उसकी आंखों पर पट्टी बांधने की हदायत की तो मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। मुझे को जिंदा रखना मोहलक भी साबित हो सकता है। मैंने उसका इरादा भाप कर धीमे लहजे में कहा, तुम ठीक समझे। अव्वल खान तारीफी मुस्कुराहट के साथ बोला, शंकर होश में आएगा तो मुबारक के साथ दिलचस्प कहानी सुनाएगा। अगर हम उसे भी खत्म कर देते तो शायद ये किस्सा कई दिन दबा रहता। मेरा ख्याल है कि शाह जमान खान के नाम की तख्ती वाला मकान मोतीलाल अय्याशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसके दफ्तर के साथी और अफसरान भी इस अड्डे के वजूद से बेखबर होंगे। शंकर की कहानी और फिर मोतीलाल और प्रताप अधिकारी के गायब होने की खबर इन लोगों के छक्के छुड़ा देगी। मैं इन लोगों को गुमराह करके मजीद उलझाने का इरादा रखता हूँ। अगर कल प्रताप यहाँ से रिहा होने के बाद तशद्दुद और खास रुख पर की जाने वाली बाज पुरुष का इंकिशाफ करे और अपने बड़ों को ये यकीन दिला दे कि मोतीलाल कुछ जराइम पेशा लोगों के कब्जे में है जो अपने मुतालबात पूरे होने पर उसे आज़ाद भी कर सकते हैं, तो वो लोग मैदान में कूद पड़ेंगे। हो सकता है कि हमें मजीद कामयाबियां हासिल हो जाएं। शायद इसकी आंखों पर पट्टी इसी मकसद से बांधी गई है कि ये जगह की निशानदेही कर सके, ना हम में से किसी का हुलिया बयान कर सके। जहांगीर ने किसी बोझ बुझक्कड़ की तरह कहा, तुम माशाल्लाह बहुत ज़हीन हो। मैंने सुलह कर कहा, फौरन ही हर बात की जड़ों में बैठ जाते हो। तुम्हारी इस खुदादाद सलाहियत पर मुझे अक्सर रिश्क आता है। जहांगीर मुंह फैलाकर गजाला की तरफ चल दिया जो उलझी हुई डोरी के बल निकाल रही थी। मैंने प्रताप के बारे में अव्वल खान से मुत्तफिक न होने के बावजूद कोई तकरार नहीं की, क्योंकि मेरे लिए असल अहमियत मोतीलाल की थी। प्रताप का फैसला अव्वल खान की स्वाबदीद पर छोड़कर मैं मोतीलाल के सिलसिले में अपनी मर्जी की बात मनवा सकता था। बाहिमी मशवरों के बाद इन दोनों को फैक्ट्री के एक दूर उफ्तादा गोदाम में पहुंचा दिया गया, जहां गोशे में भांत भांत और रंग बरंग कतरनों का अंबार लगा हुआ था। सबकी मुश्तरका राय थी कि इन दोनों पर तशद्दुद भी होना है, इसलिए इन्हें फाटक या सड़क के करीब रखना खतरनाक साबित हो सकता था। इस कमरे में पहुंचाने के बाद उन दोनों के पैर भी रस्सियों से जकड़ दिए गए और जामा तलाशी लेकर उनकी जेबों से माचिस वगैरह निकाल लिए गए, क्योंकि दोनों में से किसी की जेब में कोई अहम चीज मौजूद नहीं थी। शायद उसकी वजह यह रही ही हो कि वो दोनों ही दफ्तर से बाहर पकड़े गए थे। उन दोनों को कमरे में मुकफ्फिल करके हम सब वापस लौट आए। अव्वल खान ने कैदियों की निगरानी के लिए STF के मजीद एक आदमी को रोक कर बकिया 2 को वापस भेज दिया। रेशम खान ने अपना चौकीदारी का मनसब संभाल लिया और हम रेस्ट हाउस के ड्राइंग रूम में आ बैठे। फुर्सत और बाहर के आदमियों से निजात मिलते ही चुपते हुए सवालात का सिलसिला शुरू हुआ। वीरा सारे वाकयात की चशमदीद गवाह थी और उसके लिए तफसील के आदे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे उम्दा चाय तैयार करने की जिम्मेदारी सौंप दी गई और अव्वल खान ने इनफरादी सवालात का सिलसिला रोक कर पूरे वाकयात दोहराने शुरू कर दिए। जब वो मेरे हाथों रामचंद के कत्ल का वाकया बयान कर रहा था तो मैंने कई बार उसे आंखों ही आंखों में इशारे करके तफसील में जाने से रोकना चाहा, लेकिन वो अल्लाह का बंदा मेरी तरफ कोई ध्यान दिए बगैर मजे ले लेकर रामचंद का चेहरा मसक होने का वाकया बयान करता रहा। अव्वल खान के खामोश होते गजाला ने मुझ पर सवाल दाग दिया। माना कि रामचंद बहुत बड़ा बदमाश और मोतीलाल का साथी था और उसका मर जाना ही बेहतर था, लेकिन उस पर इस कदर बेईमाना तशद्दुद की क्या जरूरत थी? मोहब्बत और जंग में सब कुछ जायज होता है डार्लिंग, मैंने हंस कर कहा। इस वक्त अकल नहीं छठी हिस्स काम करती है और जो वार कारगर साबित हो वही इस लम्हे का बेहतरीन हथियार होता है। तोबा तोबा, जहांगीर फुरेरी लेकर रह गया। वो किसी कदर अजियत से मरा होगा। तुम इस वक्त मुसल्ला थे। अगर उसे खत्म करना ही मकसूद था तो उसके सर में गोली मार सकते थे या उसका गला घोंट सकते थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि इससे तुम्हारी रिश्तेदारी निकल आएगी, मैंने जले कटे अंदाज में कहा, वरना मैं उसे बहुत आराम से हलाक करता। वो मुजी था और अजियत के साथ मारा गया। किस्सा खत्म हो गया। अब तुम लोग उस लकीर को पीट कर क्या हासिल करना चाह रहे हो? गालबन इबरत। आखिरकार सुल्तान शाह भी बोल पड़ा। अव्वल खान की कहानी के तसलसल से अंदाजा हो रहा है कि इस वक्त तुम्हें शुबा हो चुका था कि वीरा मोतीलाल की ज्यादती का शिकार हो चुकी है और इस सदमे ने तुम्हारा दिमाग उलट दिया था। तुम अपने आपे में नहीं रहे थे, इसलिए तुम दरिंदगी पर उतर आए।
फर्ज कर लो ऐसा ही हुआ होगा, तब भी हकायक में क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा, सिर्फ इतना कि उससे तुम्हारी और वीरा की ज़हनी कुर्बत है साबित होती है। जहांगीर बोला, यह बहुत पुरानी बात है, मेरी और उसकी गहरी दोस्ती है। गजाला बखूबी वाकिफ है, तुम नए शोशे छोड़कर उसे मेरे खिलाफ उकसाने में कामयाब नहीं हो सकते। मैंने जवाब दिया, मैं किसी की बातों में नहीं आती। गजाला उस बहस का कोई असर लिए बगैर बोली, अगर तुमने वीरा का बदला देने के लिए रामचंद के साथ वो सलूक किया था तो बात काबिल फहम हो जाती है। दोस्ती का हक अदा करने के लिए इंसान फरिश्ते से शैतान तक कुछ भी बन सकता है। मैंने उसकी बात काट दी, अगर इस तरह बात खत्म हो सकती है तो यही समझ लो। गजाला जवाब में कुछ और कहने वाली थी कि वीरा किचन से चाय की ट्राली समेत नमूदार होती नजर आई और वो सिलसिला वहीं खत्म हो गया। हम सबको ये देखकर हैरत हुई कि वीरा किचन में गई तो गजाला की कमीज सलवार सूट में मलबूस थी, लेकिन वापसी पर पतलून और सूती जैकेट में मलबूस थी। मालूम होता है कि शेहबाज रेगल की बोतल की तरह तुम्हारे कपड़े भी पुरस्कार तौर पर किचन में पहुंच गए थे। जहांगीर उस पर भपती कसने से बाज नहीं आ सका। गजाला के कपड़े आरामदेह जरूर हैं, मगर इनमें मैं खुद को सुस्त और ढीला महसूस कर रही थी। वीरा ने वजाहत पेश कर डाली, इन कपड़ों में औरत कुछ ज्यादा ही औरत होकर रह जाती है। मर्दमार औरतों के लिए मुख्तसर लिबास ही बेहतर रहता है। सुल्तान शाह ने टुकड़ा लगाया, हाथापाई की नौबत आने से पहले ही हरीफ मर्द नीम मुर्दा हो चुके होते हैं। यूरोप में शायद इसीलिए औरतों का लिबास बारीक और मुख्तसर करने में जरूरत से ज्यादा तवज्जो दी जाती है। यह लिबास किसी भी तरह मुख्तसर नहीं है। वो चाय की प्यालियां सबके सामने रखते हुए बोली, मुख्तसर होता तो इस वक्त जगह जगह से मेरी जिल्द की असल रंगत झलक रही होती। मालूम होता है कि तुमने लिबास तब्दील करते हुए इस बात का खास ध्यान रखा है। अव्वल खान ने गौर से उसका जायजा लेते हुए कहा, तुम्हारा ये मगरबी लिबास गजाला के मशरकी लिबास से कुछ ज्यादा ही सतरपोश है। कहीं भी तुम्हारी जिल्द की सफेदी नहीं झलक रही। ध्यान रखना पड़ा। वीरा अपने सर को कदर खम देकर बोली, क्या पता कि किस वक्त मोतीलाल से सामना हो जाए। ड्राजर के हवाले पर उसे जो वहम हुआ था, मैं उसे यकीन में नहीं बदलना चाहती। वो मेरे बारे में आखिर तक तजब्जुब में मुब्तला रहे तो बेहतर है, लेकिन तुम्हारी आंखें तो अपने असल रंग पर आ चुकी हैं। मैंने चौंक कर कहा, क्या तुमने काले कॉन्टैक्ट लेंस निकाल दिए? हाँ, अगर उसे मेरी आंखों पर गौर करने की मोहलत मिल सकी तो वो मजीद हैरान होगा और मुझे बताऊंगी कि मेरी आंखें गिरगिट की तरह खुद ब खुद रंग बदलती रहती हैं। आंखों ही की क्या बात है, तुम खुद भी पल भर में रंग बदलती हो। सुल्तान शाह बुड़बुड़ाया, चाय पीकर तुम जाओ। अव्वल खान ने ऊंची आवाज में वीरा को मुखातिब करके सबको खामोश कर दिया। इस वक्त वो दोनों बेदस्तो पा हैं। उन्हें ठोकरों से उधेड़ कर होश में लाओ और कोई पूछ कछ किए बगैर उनकी मुरम्मत करती रहो। बस इतनी एहतियात रखना कि परताप की आंखों पर से पट्टी न हटने पाए। सबकी सवालिया नजरें अव्वल खान के चेहरे पर मरकूज होगी। क्या यह जरूरी है? जहांगीर ने रसानियत से पूछा। इनकी कुव्वत इरादी को तबाह करने के लिए तशद्दुद नागुज़ीर है। अव्वल खान बोला, मगर मैं ही क्यों? ये काम तो हम में से कोई भी कर सकता है। वीरा ने कहा, इसलिए कि अब तुम कमीज शलवार के बजाय पतलून और जैकेट पहन चुकी हो। और दोनों खासी बारीकी से तुम्हारी नज़ाकतों का जायजा ले चुके हैं और फिर तुम्हें इन दोनों खास तौर पर मोतीलाल से अपनी पिटाई का बदला लेने का मौका मिल रहा है। तुम्हारे दिल की भड़ास निकलनी जरूरी है। अव्वल खान के बजाय मैंने जवाब दिया। प्रताप ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया था। वीरा ने एहतजाज किया, मोतीलाल ने एक मरतबा उछाल कर फेंका था, मगर लड़ाई में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है। आखिरकार मैंने ही उसे ज़ेर किया था। मेरे दिल में कोई भड़ास नहीं है। यह और भी अच्छी बात है, किसी एक के खिलाफ तुम्हारे दिल में बुग़्ज़ और अनाद होता तो तुम दोनों के साथ मुसावियाना सलूक नहीं कर सकती थी। अगर तुम अपनी सही दिली कैफियत जाहिर कर रही हो तो इनमें से किसी को शिकायत नहीं होगी कि उसे कम जूते पड़ेंगे। मैंने कहा। हमारे क़याम के दौरान में पहली बार इंटरकॉम की घंटी बजी और जहांगीर ने बढ़कर रिसीवर उठा लिया। तुम ये काम न करना चाहो तो कोई भी जा सकता है। अव्वल खान ने वीरा की आंखों में दबा दबा सा एहतिजाज मोजन देख कर कहा, मैं तुम्हें एक राय दे रहा था। जहांगीर ने इंटरकॉम बंद करके सबको आगाह किया कि दो में से एक कैदी होश में आ चुका था। स्पेशल टास्क फोर्स के निगहबान ने इंटरकॉम पर वही इतला दी थी। बेमकसद मारपीट मेरी समझ से बाल आता रहे। आखिर वीरा खुल ही गई। तुम जिन खतूत पर बाज पुरुष करनी चाहते हो वो मुझे समझा दो ना। मकसद सामने रखकर मैं उन्हें खून में नहला सकती हूँ। बिला वजह उन्हें मारते हुए मैं खुद को बिल्कुल अहमक महसूस करती रहूंगी। प्रताप अधिकारी की मौजूदगी में जो बात होगी इसमें यह तासुर दिया जाएगा कि हम जराइम पेशा अफराद हैं और भारी तावान वसूल करने के लिए उन दोनों को अगवा कर लाए हैं। मोतीलाल से असल पूछगछ प्रताप को रिहा करने के बाद होगी। जो कुछ होगा सबके सामने डंके की चोट पर होगा। क्या यह मुमकिन नहीं कि हम लोग तुम्हारे पूरे प्लान से आगाह हो सके? गजाला ने पूछा। मेरे ज़हन में अभी सिर्फ मुंतशिर कड़ियों का खाका है। जब कोई वाज़ेह शक्ल बन जाएगी तो मैं इसे सामने रख दूंगा। फिलहाल वही होना है जो मैं कह चुका हूँ। अव्वल खान ने अपना दो टुक फैसला सुना दिया। वीरा ने खामोशी से अपनी प्याली खाली की और कमरे से बाहर निकलती चली गई। ये गुस्से में गई है, मार मार कर उनका भुरता बना देगी। जहांगीर की आवाज पुरतशवीश थी। अच्छा है। अव्वल खान के होंठों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। मैं भी यही चाहता हूँ। अचानक ही कहीं करीब से फिजा में किसी राइफल के फायर की आवाज गूंजी और लम्हा भर के लिए हम सब सन्नाटे में आ गए। मगर अव्वल खान ने जगह छोड़कर जीनों की तरफ खुलने वाले दरवाजे की समत में छलांग लगा दी। उसको हरकत में आता देखकर हम भी चौंके और फिर उसी के पीछे खुल गए।
राइफल के फायर की आवाज पर अव्वल खान समेत हम सब का रद्द-ए-अमल इस तरह था। वो लोग बुखलाए हुए अंदाज में जीने उतरते चले गए, मगर मैं उन सब से आखिर में था। मैं नीचे उतरने के बजाय ऊपरी मंजिल की तरफ चल दिया, जहां अव्वल खान के 2 आदमी दूरबीन और राइफलों से लैस होकर फैक्ट्री की हिफाजत कर रहे थे। यूं तो जहांगीर के चौकीदार रेशम खान के पास भी राइफल मौजूद थी, मगर मेरा ख्याल था कि फाटक के अंदर रहकर पहरेदारी करने की वजह से वो इस पोजीशन में नहीं था कि फैक्ट्री के कुर्बोजवार में सर उठाने वाले किसी बैरूनी खतरे से बर वक्त आगाह हो सके। उसे गड़बड़ का इल्म उस वक्त हो सकता था जब कुछ बिन बुलाए मेहमान फाटक पर आ मौजूद होते। ऊपर वालों की बात मुख्तलिफ थी। बुलंदी पर मोर्चा बंद होने की वजह से वो फैक्ट्री के अंदर और बाहर दूर तक देख सकते थे। सीढ़ियां तय करके ऊपर पहुंचते ही मुझे अपने अंदाजे की दुरुस्तगी का यकीन हो गया। वो खुली हुई छत के गिर्द बनी हुई 3 फुट ऊंची दीवार के पीछे चाकू चौबंद बैठे हुए थे। एक की आंखों से दूरबीन लगी हुई थी और दूसरा अपनी टेलीस्कोप राइफल के अच्छे से शायद वही मंजर देख रहा था। इस वक्त उन दोनों की पुश्त मेरी जानिब थी, इसलिए वो मेरी आमद से बाखबर नहीं हो सके। लेकिन जब मैंने उन्हें पुकारा तो वो दोनों ही बुरी तरह भड़क कर मेरी तरफ पलटे थे। राइफल के नाल नीचे करो, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ, मैंने बुखला कर कहा। लेकिन वो दोनों मेरी हदायत से पहले ही मुझे पहचान कर नॉर्मल हो चुके थे। काफी दूर एक मुश्तबा गाड़ी खड़ी हुई है। उनमें से एक मुहाफिज पुरजोश लहजा मुझे बताने लगा, वो गाड़ी हमारी दूरबीन की रेंज से बाहर है, लेकिन वहां 2 धुंधले हेवले से मुतहरक नजर आ रहे हैं। तो क्या तुमने उन पर फायर किया था? मैंने उसकी बात काट कर सवाल किया। वो इतनी दूर है कि फायर उन तक नहीं पहुंच सकेगा। हमने कुत्ते को मारा है, उसने कहा। कुत्ते को मारा है? उसके जवाब पर मैं हैरान रह गया। इन इतराफ में सैकड़ों आवारा कुत्ते फिरते रहते, तुम किस किस को मारोगे? इसमें क्या खास बात थी जो तुमने उसे मार डाला? सर, वो आवारा कुत्ता नहीं, काले रंग का ऊंचा और बहुत सेहतमंद कुत्ता था। वो रुक रुक कर जमीन और हवा को सूंघता हुआ फैक्ट्री की तरफ आ रहा था। उसकी हरकतें देखते हुए हमने उस पर फायर कर दिया। मगर क्यों? हो सकता है कि वो भटका हुआ पालतू कुत्ता रहा हो। तुमको उससे क्या खौफ था? सर, वो इसी तरफ से आया था जिधर मुश्तबा गाड़ी खड़ी हुई है। अपनी हरकतों से वो कोई खोजी कुत्ता मालूम हो रहा था। हमें शुबा हुआ कि कहीं उसे तुम लोगों में से किसी की बू पर न लगाया गया हो। वो फैक्ट्री के फाटक तक पहुंच जाता तो दुश्वारियां खड़ी हो सकती थी। मैंने दूसरे के हाथ से दूरबीन लेकर अपनी आंखों से लगा ली और उसी की बताई हुई समत में फोकस दुरुस्त करने लगा। चंद सानियों में मुझे भी वो गाड़ी नजर आ गई। वो धुंधलाई हुई गाड़ी सड़क से नीचे खड़ी हुई थी। उसके बोनट पर 2 नाकाबिले शनाख्त हेवले टिके हुए थे। अगर कुत्ते को इन्हीं ही दोनों ने भेजा था तो ये अब वहां क्या कर रहे हैं? मैंने दूरबीन को अपनी आंखों से हटाए बगैर कहा, इन्हें तो फायर का धमाका सुनते ही फरार हो जाना चाहिए था। उन्होंने फायर की आवाज जरूर सुनी होगी, मगर उन्हें यह मालूम नहीं हो सका कि उस फायर से उनका खोजी कुत्ता मारा जा चुका है। बशीर के फायर ने शायद कुत्ते की खोपड़ी उड़ा दी थी और वो आवाज निकाले बगैर ठहर हो गया है। जब तक वो कुत्ते की वापसी की तरफ से नाउमीद नहीं हो जाते वहीं खड़े रहेंगे। इसकी बात में वजन था। इस मुश्तबा कार के सवारों के बारे में मेरे जहन में तजस्सुस पैदा हो गया। अगर एहतियात और महारत से काम लेकर हम लोग अकब से उनके सर पर पहुंचने में कामयाब हो जाते तो आसानी से उन्हें जेर करके अपना कैदी बना सकते थे। मगर बात आगे बढ़ने से कबल ही अव्वल खान की रहनुमाई में पूरा जलूस छत पर आ पहुंचा। अव्वल खान खुली फिजा में चंद गहरे गहरे सांस लेकर घुराया तो फायर यहां से हुआ था। यस सर, बशीर ने अपने पंजों के बल कुदरे उछक कर कहा। एक मुश्तबा कुत्ता कमर के मीनगाह की तरफ आ रहा था। अब वो मर चुका है। उसके मालिकान उसकी वापसी के इंतजार में दूर खड़े हैं। इससे पहले कि अव्वल खान इस बारे में किसी बाज पुरुष की इब्तिदा करता, मैंने चंद फिक्रों में उसे पूरी सिचुएशन से आगाह कर दिया और दूरबीन मेरे हाथ से लेकर उसने आंखों पर मुंतकिल कर ली। ये मोतीलाल और प्रताप अधिकारी के हमदर्द भी हो सकते हैं जो शहर भर में उन्हें ढूंढते फिर रहे हैं। अव्वल खान आंखों से दूरबीन हटाए बगैर बुड़बुड़ाया, वो किसी भी हालत में 5-10 मिनट से ज्यादा यहाँ नहीं ठहरेंगे। इनके इधर आने का मतलब है कि हमसे कहीं लग्जिश हुई है और इन्हें जहांगीर की फैक्ट्री के बारे में कोई सुराग मिल गया। इस वक्त मेरा जहन बहुत तेज से काम कर रहा था। फैक्ट्री के हदूद में हम कुल 12 नफूस थे, जिनमें से मोतीलाल और प्रताप अधिकारी STF के एक मुहाफिज की निगरानी में थे। 2 औरतों को छोड़कर भी हमारी फाल नफरी 7 अफराद पर मुश्तमिल थी। अव्वल खान और उसके 2 आदमी, जहांगीर और उसका चौकीदार रेशम खान, मैं और सुल्तान शाह, हम सातों ही पुरस्कार कार सवारों को घेरने के लिए कुछ न कुछ कर सकते थे। मैं सुल्तान शाह और रेशम खान को लेकर अकब से उन्हें घेरने की कोशिश करता हूँ। मैंने तजवीज पेश की, तुम लोग दूरबीन से उन पर निगाह रखो। अगर वो कुत्ते की तलाश में फैक्ट्री की तरफ आने की कोशिश करते हैं तो इधर भी उनकी राह रोकी जा सकती है। नहीं, तुम बाहर नहीं जाओगे। अव्वल खान ने मेरी तरफ घूमकर फैसला कुन लहजे में कहा। उसने दूरबीन अपनी आंखों से हटाकर बाएं हाथ में थामी हुई थी। वो अपनी बात चरकते हुए बोला, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने गंभीर खतरात में घिरे हुए हो सकता है कि नामालूम कार सवार तुम्हारी ही तलाश में इधर आए हो। ये और भी बेहतर होगा, मैं उन्हें पहचान कर उनके शयान शान कार्रवाई कर सकूंगा। हो सकता है कि उन्हें यहाँ लाने के बजाय बाहर ही गोली मार देना मुनासिब हो। मैंने इसरार किया, नहीं, उनके चेहरों पर कपड़ा बांधकर उन्हें यही लाया जाना चाहिए। अव्वल खान अपनी बात पर अड़ा रहा। बाहर एक पालतू कुत्ते के साथ 2 आदमियों की लाशें बैक वक्त दरियाफ्त होंगी तो ये पूरा इलाका पुलिस की नजरों में आ जाएगा। तुमने यहाँ रुपोश रहने की जो हिकमत अमली अपनाई है वो भी नाकाम हो सकती है। हमारे पास ज्यादा बहस का वक्त नहीं था। अव्वल खान जो कुछ कह रहा था उसमें काफी वजन था। मैंने कोई एतराज किए बगैर खामोशी इख्तियार कर ली। तुम सुल्तान शाह और रेशम खान के साथ जाओ,
अव्वल खान ने अपने बशीर नामी मातहत से मुखातिब होकर कहा, ज्यादा रैखी की जरूरत नहीं, घेरो पकड़ो, बेबस करो और ब्लाइंड फोल्ड करके यहाँ ले आओ। इन्हें मुगालते में डालने के लिए 5-7 मिनट तक लंबी सड़क पर और चंद गलियों में गाड़ी दौड़ाते रहना ताकि उन्हें अंदाजा न हो सके कि इन्हें किसी करीबी इमारत या फैक्ट्री में लाया गया। एहतियातन जहांगीर को भी साथ ले लो। बशीर वो हदायत सुनते ही जीनों की तरफ मुड़ गया। उसके हाथ में भरी हुई राइफल मौजूद थी, शाने से कारतूसों की पेटी झूल रही थी और बेल्ट होल्स्टर में उसका रिवाल्वर मौजूद था। हम दोनों निहत्ते जाएंगे? जहांगीर ने अमकाना अंदाज में पूछा। रेशम खान आगे जा चुका था। नीचे हथियारों से भरी हुई पेटी मौजूद है। सुल्तान शाही से बाजू से पकड़कर तकरीबन खींचते बोला, इसमें से जरूरत की चीजें ले लेना, यहाँ वक्त बर्बाद मत करो। वो तीनों जीनों में उतरते हुए गायब हो गए तो वीरा इस्तजाइया हंसी के साथ बोली, जहांगीर भी अजीब व गरीब आदमी है। कभी कभी तो यकीन नहीं आता कि ये शी का कोई अहम कारकुन रहा होगा। दिन रात मौत से लड़ने वाला शख्स इस वक्त निहत्ता होने से डर रहा था। डर नहीं रहा था, बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए किसी बारूदी सहारे की तलाश में था। गजाला ने जहांगीर की तरफ से सफाई पेश की। वो डरने वाला होता तो अब से बहुत पहले दहशत ज़दा होकर डैनी की दोस्ती से तायब हो चुका होता। वो बदतरीन मसाइब सह कर भी डैनी की दोस्ती का दम भरता है। इसकी बात सती बातों से दूर रस नताइज अखज़ से मत किया करो। मैं अव्वल खान से दूरबीन लेकर दोबारा मुश्तबाकार के मुशाहिदे में मसरूफ हो गया था, मगर मेरे कान उन दोनों औरतों की तकरार पर मुर्तकिज थे। वीरा कह रही थी वो बहुत पहले डैनी की दोस्ती से दस्तबरदार हो गया होता। डैनी उसकी जान को कंबल बनकर चिमट गया। जहांगीर कंबल से अपनी जान छुड़ानी चाहता है, लेकिन कंबल उसे छोड़ने पर आमादा नहीं है। ये इसकी सबसे बड़ी मुसीबत है। तुम गलत कह रही हो, गजाला ने तुर्शी से जवाब दिया। डैनी ने कभी खुद को उस पर मुसल्लत नहीं किया। मैंने कभी ये इल्जाम लगाया कि डैनी उसके सर पर सवार रहता है। फिर कंबल की मिसाल से तुम्हारा क्या मतलब था? गजाला की आवाज तहय्युर ज़्यादा थी। जहांगीर जानता है कि वो डैनी से दोस्ती रखे या ना रखे, खुद को इसके दुश्मनों की निगाहों से पोशीदा नहीं रख सकेगा। कोई भी इन दोनों में इख्लाफात की कहानी को तस्लीम नहीं करेगा। डैनी से मिलते रहने में जहांगीर का ये फायदा है कि बुरे वक्त में डैनी हमेशा इसकी मदद को पहुंचाता है। तुम्हारी ये बात काबिल फहम है, लेकिन इसके लिए कंबल वाली मिसाल कतई गलत है। कंबल वाली मिसाल में सोचे समझे बगैर इस्तेमाल कर बैठी थी। इसका पस मंजर क्या है? एक देहाती दरिया में काले रंग का रोएदार कंबल बहता हुआ देखकर दरिया में कूद पड़ा और अपनी दानिश में कंबल तक पहुंच गया। मगर फिर वो कंबल समेत किनारे की तरफ आने की बजाय मझधार की तरफ बढ़ने लगा। तो साथियों ने शोर मचाया कि अगर पानी तेज है तो कंबल को छोड़कर किनारे की तरफ आओ। इस वक्त रीछ की वहशियाना गिरफ्त में फंसे हुए देहाती ने यह तारीखी जुमला कहा था कि मैंने तो कंबल को छोड़ दिया है, मगर कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। बाद में ये जुमला अदब में शामिल होकर ज़रबुल मिसल बन गया। लेकिन कंबल में रीछ कहाँ से आ गया? वीरा ने हैरत से पूछा। तुम इस मामले में अभी तक कोड मगज हो। अरे वो कंबल नहीं था, खतरनाक रीछ सतह आब से नीचे तैर रहा था। देहाती इसी की खाल और बालों को कंबल समझकर फिदा हो बैठा था। वो करीब पहुंचा तो रीछ ने उसे पकड़ लिया और यूं उर्दू जुबान को एक शानदार मुहावरा मिल गया। वो देहाती बेचारा तो मारा गया होगा। वीरा ने हमदर्दाना लहजे में अपनी तशवीश जाहिर की। अदबी तारीख में उसके अंजाम का कोई सुराग नहीं मिलता। अदबी मुहक्किक अपना मकसद हासिल करने के बाद गैर जरूरी बखेड़ों में नहीं उलझते। इन दोनों में से एक न एक का अंजाम जरूर इबरतनाक हुआ होगा। वो दोनों हिवले अब बाहर नजर नहीं आ रहे। मैं दूरबीन से लगी हुई अपनी आंखों पर जोर देते हुए कहा, वो शायद गाड़ी में बैठ चुके हैं। मुश्तबा गाड़ी फैक्ट्री से तकरीबन शुमाल में है। बशीर वगैरह जनूब की तरफ से चक्कर काट कर ऊपर पहुंचेंगे। दुआ करो कि उनके पहुंचने तक वो वहीं रुके रहें। अव्वल खान इसराइल लहजम बोला, कुछ नहीं कहा जा सकता। मैंने दूरबीन अव्वल खान को लौटाते हुए कहा, मैं इन दोनों औरतों के साथ गेट पर जा रहा हूँ। वो इधर आए तो मजबूरन उन्हें यहीं घेरना पड़ेगा। हम छत पर से भी उन पर फायर कर सकते हैं। अव्वल खान ने कहा, मैं फायरिंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहता। कुत्ते पर होने वाले फायर पर दूसरी फैक्ट्रियों के कारकुन चौंक कर रह गए होंगे। उन्हें फायर की समत का अंदाजा नहीं होगा। मजीद गोलियां चली तो ये फैक्ट्री हर शख्स की नजरों में आ जाएगी और हमें यहां से भागना पड़ेगा। तो क्या तुम इन्हें गुलेल मारकर रुकने पर मजबूर करोगे? अव्वल खान ने बेअतबारी से पूछा। इस सनती इलाके में अगर एक माकूल मर्द दो खूबसूरत खवातीन के साथ किसी से लिफ्ट का तलबगार हो तो उसे लिफ्ट मिल जानी चाहिए। वो गाड़ी रोकेंगे और मारे जाएंगे। अव्वल खान ने तायदी अंदाज में हाथ हिलाया और हम तीनों तेजी से जीने उतरते चले गए। जहांगीर के दफ्तर में STA वालों का लाया हुआ वो 24 संदूक मौजूद था, जिसमें खुदकार आतिशी हथियारों के साथ भारी मिकदार में फाजिल मैगजीन वगैरह भी मौजूद था। हम उस 24 संदूक में से अपने मतलब के मैगजीन और हथियारों का इंतखाब कर ही रहे थे कि अचानक रेशम खान की आवाज ने हम तीनों को बुरी तरह चौंका दिया। साहब, ऊपर सब खैरियत थे? वो भराई हुई आवाज में पूछ रहा था। मैं तेजी से पलटा तो वो दफ्तर के दरवाजे में अपनी राइफल समेत खड़ा हुआ था। क्या बात है, तुम जहांगीर के साथ क्यों नहीं गए? मैंने कदर तुर्शी से पूछा। वो इसरारी अंदाज में अपनी जगह से 2 कदम आगे बढ़ा और बेचारगी से बोला, हम बहुत बोला मगर साहब नाराज हो गया। वो बोलती ये कि फैक्ट्री का गेट काली रह जाएगी। हम एक कोने में अंधेरे में छुपा बैठा था। इधर कटपट का आवाज सुनकर आया। जहांगीर ने उसे छोड़कर वाकई अक्लमंदी का सबूत दिया था। अगर रेशम खान भी उन लोगों के साथ चला जाता तो अंदर से गेट कौन बंद करता? और अगर गेट को बगैर बोलट किए
छोड़ दिया जाता तो हमारा कोई भी हरीफ नहायत खामोशी से अंदर दाखिल होकर उस वसी व अरीज अहाते में कहीं भी छुप सकता था। मैंने रेशम खान को फौरन ही फाटक पर वापस भेज दिया। मेरे पास बीम गन पहले से मौजूद थी। हम तीनों ने संदूक से 3 रिवाल्वर निकालकर तेजी से लोड किए और उन्हें अपने लिबासों में छुपाकर दफ्तर की इमारत से बाहर निकल आए। इस वक्त रेशम खान दुश्मन पर झपट पड़ने वाले अंदाज में अपनी राइफल थामे बंद आहिनी फाटक के सामने टहल रहा था। उसका दाहिना हाथ राइफल के चोबी खुंदे पर था, शहादत की उंगली ट्रैगर पर थी और बायां हाथ होलनाक आहिनी नाल को सहारे हुए था। साहिब, तुम सब किधर जाती है? हम तीनों को गेट की तरफ बढ़ते हुए देखकर रेशम खान बेचैन हो गया। जब तक दुश्मन काबू में नहीं आ जाती बाहर जाना खतरनाक होगा। फिक्र मत करो, मैं नरमी से कहा। हम यहाँ से दूर नहीं जा रहे, वो लोग इधर आए तो हम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तुम दरवाजा बुलेट किए बगैर यहीं तैयार रहना। हमने जरा सा भी खतरा महसूस किया तो तेजी से अंदर लौट आएंगे। हम फाटक की जैली खिड़की खुलवाकर खामोशी से बाहर निकल गए। जहांगीर की फैक्ट्री के सामने कोल तार की पुख्ता सड़क मौजूद थी। उस पर बिजली के 2 रोइया खंभे लगे हुए थे जिन पर स्ट्रीट लाइट्स भी मौजूद थी, जिन्हें मामूल के मुताबिक चंद के सिवा तमाम ही रोशनियां बंद थी और मजमूई तौर पर वो सड़क खासे अंधेरे में डूबी हुई थी। जलने वाली इक्का दुक्का कुमकुमों की जरकान जदा रोशनी गिरदोपेश के घूर अंधेरे से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। फैक्ट्री के अहाते से बाहर निकलने के बाद हम तीनों चंद सानियों तक बाहर रुककर गिरदोपेश का जायजा लेते रहे। फिर अचानक अजाला एक समत में हाथ उठाकर बेसाख्ता बोल पड़ी, वो रहा, आओ पहले उसे ही देखते हैं। मेरी नजर उसकी बताई हुई समत में घूमकी। वहां नीम तारीकी में किसी जसीम चौपाए का बेहिस्सो हरकत वजूद एक तारीक तर धब्बे की सूरत में पड़ा हुआ था।